देखो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 में पूछा है कि जो NaCl का येलो कलर होता है, कभी कभी NaCl येलो कलर का दिखाई देता है, वो किस कारण दिखाई देता है। 21 क्वेश्चन करते हैं, इसमें NaCl का कलर डिफेक्ट पूछा है क्यों होता है। देखो NaCl सबसे पहले तो FCC बनाता है, ये हमको पता है, तो हम कुछ इस टाइप से देखेंगे कि कैटायन एनायन अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, ठीक है, वॉइड वाला कॉन्सेप्ट, कैटायन एनायन प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है, तो जो Cl माइनस होती है वो यहाँ से निकल जाती है, स्कैप कर जाती है, बाहर निकल जाती है। कौन? Cl माइनस बाहर आउट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके कारण क्या होता है, यहाँ एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक टाइप का डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि यहाँ एनायन की वैकेंसी हो जाती है। फिर उस केस में जो सरफेस पे प्रेजेंट Na आयन है, सोडियम है, वो सोडियम से कन्वर्ट होके क्या होते हैं, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनायन की जगह आ जाता है। यहाँ से Cl माइनस तो चली गई, Cl माइनस आउट, और ये इलेक्ट्रॉन इन, Cl माइनस आउट इलेक्ट्रॉन इन, तो इसके कारण, इस ट्रांजिशन के कारण येलो कलर जनरेट होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, एफ सेंटर्ड डिफेक्ट, ठीक है। तो इसका जो येलो कलर होता है वो एफ सेंटर के कारण होता है। अगर यहाँ तुम्हें एनायन वैकेंसी भी देता ऑप्शन में तो करेक्ट हो जाता है ना। अब 22 है, एनर्जी लेवल ऑफ होल्स, फर्मी एनर्जी लेवल इन पी टाइप नियर लाई नियर टू। देखो दो टाइप के हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन होता है वो किस कारण होता है, मतलब कंडक्टेंस किस कारण जाती है, होल्स के कारण, होल्स के कारण होता है ट्रांजिशन पी टाइप में। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो देखो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन इनका ट्रांजिशन कंडक्शन बैंड तक नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप 13 की डोपिंग करते हैं और इधर 15 की डोपिंग करते हैं 14 वाले में, जिसके कारण क्या हो, ट्रांजिशन हो पाए, ठीक है। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है सिलिकॉन टाइप के, जर्मेनियम, उनमें हम या तो एल्यूमिनियम टाइप की डोपिंग करते हैं या फिर नाइट्रोजन टाइप की डोपिंग करते हैं। जब एल्यूमिनियम टाइप की डोपिंग करते हैं तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, और अगर नाइट्रोजन टाइप की करते हैं तो एन टाइप बनते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के कारण ट्रांजिशन होता है और इसमें होल्स के कारण होता है। फिर यहाँ देखो, तो उन होल्स की जो फर्मी रेजोनेंस होती है, मतलब फर्मी रेजोनेंस एनर्जी लेवल होती है, वो यहाँ कहीं क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक फर्मी, मतलब फर्मी रेजोनेंस एनर्जी लेवल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी रेजोनेंस एनर्जी या फिर फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल होता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये खाली होती है, ठीक है। इसमें अब हम एक, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं बैलेंस बैंड में, तो इससे हमें क्या कराना है, ट्रांजिशन कराना है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स खाली होल में जाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए क्या होती है, कंडक्टेंस भी, कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज हो जाते हैं और कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो लेवल ऑफ होल्स, ये होल्स का लेवल है, तो ये जो होल्स का लेवल है वो कहाँ लाई करता है, बैलेंस बैंड के पास लाई करता है या कंडक्शन बैंड के पास लाई करता है। तो देखो ये जो होल्स का लेवल है वो कहाँ लाई करता है, बैलेंस बैंड के पास। और सेम इसी में देखो, अगर तुम देखो ये किस में है, उन्होंने पी टाइप में पूछा है, अगर एन टाइप में देखोगे तो इसमें क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पे बैलेंस बैंड होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे
यहाँ होल्स क्रिएट होते हैं पी टाइप में, एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं। तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन करने लगते हैं, इसलिए कहते हैं कि एन टाइप में जो ट्रांजिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, पी टाइप में होल्स के कारण होता है। तो ये अगर इसमें पूछे कि एन टाइप्स में जो तुम्हारी फर्मी एनर्जी लेवल है वो किसके नियर लाई करती है, तो कंडक्शन बैंड के नियर, और अगर पी टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करती है, तो बैलेंस बैंड के नियर। ठीक है, बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें डोपिंग इसीलिए की जाती है ताकि इनको कंडक्टर में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। कंडक्शन इसी टाइप से किया जाता है, ये एनर्जी लेवल क्रिएट करके यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं जिसके कारण ट्रांजिशन होने लगते हैं और वो जो सेमीकंडक्टर था वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 23 हो गया, नहीं 22 हो गया, 23 करते हैं। 23 में पूछा है मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट एसिमेट्रिक पूछा है। तो तुम्हें वो टेबल याद होगी जो सर ने बनवाई होगी कि जिसमें तुम्हें 7 क्रिस्टल सिस्टम बताए होंगे। तो देखो जो ट्राइक्लिनिक होती है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो मोस्ट एसिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि देखो उसमें ना ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90। मतलब कि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना ए बी सी आपस में इक्वल होते हैं, ना इनके एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये हाईली एसिमेट्रिक क्रिस्टल है। ठीक है, ये हो गया। और इसी में अगर तुम्हें मोस्ट सिमेट्रिक पूछ ले, क्या पूछ ले, मोस्ट सिमेट्रिक, तो वो क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ये ट्राइक्लिनिक जो होती है मोस्ट एसिमेट्रिक होती है और मोस्ट सिमेट्रिक कौन सी, क्यूब, क्योंकि इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मोस्ट सिमेट्रिक पूछे तो क्यूब, अपना क्यूब जिंदाबाद जिसको अपन पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, और अगर एसिमेट्रिक पूछे तो ट्राइक्लिनिक को याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 24 में क्या पूछा है, अ मेटल क्रिस्टलाइज इन FCC cubic lattice with lattice parameter 4.2 angstrom, the shortest atom to atom contact distance in the lattice is। क्या पूछ रहे हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो देखो FCC में सर ने नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट बताया होगा कि जो सबसे पास वाला एटम होता है वो कौन सा, सबसे पास ये जो कॉर्नर वाला एटम है, यहाँ अगर जिस कॉर्नर पे जो एटम है उस कॉर्नर का सबसे नियर वाला एटम इस फेस सेंटर वाला एटम होता है। फेस सेंटर टोटल कितना होता है, a√2, और आधे पे है ये तो a√2/2। तो नियरेस्ट नेबर एटम कौन सा होता है, a√2/2 वाला। तो a कितना दिया है हमारे पास, 4.20 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2। ठीक है, तो फिर ये √2 से √2 कैंसिल, 4.20 डिवाइडेड बाय √2। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 2.969 के समथिंग आएगा, 969, और इसका इक्वल क्या लिख लेंगे हम, 2.97। तो तुम्हारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। आप देखो 25th क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें रेडियस ऑफ कैटायन दी है 95 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ एनायन दी है 181 पिकोमीटर। NaCl मतलब कि क्या, NaCl दिख गया, मतलब हमें बात करनी FCC लैटिस की। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Na आयंस, वही बात है सर ने ये इसमें भी नियरेस्ट नेबर एटम वाले ही पूछा। देखो इसमें क्या दिया है कि इसमें हमें शुरुआत में इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें सीधे A की वैल्यू 4.20 एंगस्ट्रॉम में दे दी थी, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया है कि 4.20 ना देके कैटायन और एनायन के रेडियस दे दी है। ठीक है, कैटायन और एनायन की रेडियस दे दी है, उससे हमें पहले ए की वैल्यू निकालनी होगी, फिर हम नियरेस्ट नेबर वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होता है, एन ए के बीच में डिस्टेंस पूछे तो क्या, सबसे पहले तो
ये FCC हो गया। इसमें वो स्टेटमेंट तो तुम्हें पता ही होगा कि वैसे तो एनायन भी लैटिस बनाता है और एनायन लैटिस बनाता है, कैटायन उसके वॉइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि कैटायन लैटिस बनाता है और एनायन उसके वॉइड में प्रेजेंट होता है, और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि कैटायन और एनायन दोनों अपना अपना लैटिस बनाते हैं। ये तो 3 स्टेटमेंट पता है ना, मैंने टेस्ट में भी देखा था, इसमें टेस्ट में भी पूछी हुई है, तो वो ध्यान रखना है ना। देखो क्या होता है, Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ ये Cl माइनस बना रही हूँ मैं, Cl माइनस यहाँ सारे में प्रेजेंट होता है। कोलैप्स इस वाले फेस सेंटर पे, इधर ऊपर नीचे बाजू में, ये देखो 6 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। हाँ, ये तो हमारे पास क्या हो गए Cl माइनस। अब यहाँ पे Na प्लस प्रेजेंट होता है, Na प्लस प्रेजेंट होता है, Na प्लस प्रेजेंट होता है, Na प्लस, ये जो गंदा गंदा सा है वो Na प्लस है, Na प्लस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जितनी भी एज है ना सारी एजेस पे प्रेजेंट होता है, एज के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई एज छूट गई क्या? 4 4 4, ये वाली छूट गई 12, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। इस टाइप से हम क्या बना लिया, हमने NaCl बना लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझो तो तुम्हें को ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा देखो, एक फेज अगर तुम निकाल लोगे बाहर तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा। जो Cl माइनस है वो यहाँ प्रेजेंट है, Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट है, Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट है, और Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट है, और ये छोटू सा कैटायन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। ये क्या है हमारे पास, सोडियम है, ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है। ये मैंने कुछ नहीं किया, इसी फेज को बाहर निकाल लिया, एक क्यूब में से एक फेज को बाहर निकाल लिया तो वो कुछ ऐसी दिखने लगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी रेडियस दी है और हमें इसकी रेडियस दी है, मतलब ये डिस्टेंस हमें दी है अगर हम प्लस कर देंगे तो, और हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो जो क्यूब की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू ये प्लस ये, तो ये आर प्लस आर कितनी हो गई, ये वाली कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैटायन की रेडियस एनायन की रेडियस एक बार, कैटायन की रेडियस एनायन की रेडियस 2 बार, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, जो वैल्यूज इसमें दिए वो हम पुट कर देंगे। a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 95 प्लस 181, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखो 552, अगर तुम a की वैल्यू निकालोगे तो 552 हो जाएगी। और फिर इसी में अब a की वैल्यू पता चल गई तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालनी है, तो a √2 बाय √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल, a कितना है हमारे पास 552 मल्टीप्लाई, तो डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2। जब इसको तुम √2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 390.3 आंसर आ जाएगा। इसका कितना जाएगा, 390.2 आंसर। कौन सा है ये, विच इज़ डी, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आया ना, इसमें से यही फेज एक बाहर निकाले और इसको पूरा क्लियर करके बनाया है यहाँ पे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देती हूँ। कौन सा था ये, 24वां था, 25 हो गए हैं, 25वां था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। देखो 26 में क्या पूछा है, 26 में एक
कंपाउंड दिया है जिसमें हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, थोड़ी सी दी है, उसी के हिसाब से हमें आंसर तक पहुंचना है। क्या दिया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो इसका मतलब इससे हमको दो चीज़ तो पता चल गई कि भाई एल्यूमिनियम होगा और ऑक्सीजन होगा। अब वो किस रेशो में प्रेजेंट है वो हमें निकालना है, और इसमें इसके लिए हमें उन्हें क्या एक देखो क्या सबसे पहले तो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम है Al3+ और O2-, कैटायन एनायन है। अब हमें जनरली पता है कि एनायन लैटिस बनाता है, तो इसका मतलब हमने क्या सोच लिया कि जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाती है, लैटिस बनाती है। क्या बनाती है, हमारे पास लैटिस बनाती है। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि जो एक एटम है उसने 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करके रखा है। तो कैसे पता चलेगा, मान लो लेट जो भी अरेंजमेंट बनाती है उसकी जो जेड है वो उसको हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। उसकी जो फॉर्मूला यूनिट है, लेट फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड क्या है, इज इक्वल्स टू जेड। तो जो लैटिस बना रहा है उसके हिसाब से तो जो इसकी ऑक्सीजन है उसकी कितनी आ जाएगी, जेड आ जाएगी, ठीक है। इसके कितने जेड एटम प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। अब देखो उसके बाद एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो है वो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करती है। मतलब कि अब जैसे और जेड की जो वैल्यू होती है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के इक्वल होती है, तो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कि क्या, जेड। अब इसको लगा लो, देखो तो एल्यूमिनियम 2/3 जेड, ऑक्सीजन जेड, जेड से जेड तो हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, एल्यूमिनियम 2/3 O, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2O3। ऐसे करके हम इस कंपाउंड तक पहुँच जाएंगे। ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दी थी, जितनी दी थी उसी में थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें सॉल्व करना था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 में पूछा है द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ए, मतलब उसकी रेडियस दी है RA, द रेडियस ऑफ B that can be fitted into tetrahedral void। अब tetrahedral void में फिट होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि बताओ क्या रेडियस हो B की यदि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होना चाहे। अभी बताया था, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है, 0.2252 0.441 होता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। ये रेशो इसमें लाई करता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन कंडीशन ये है कि वो फिट होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए नहीं, फिट होने के लिए पूछा है। तो देखो यहाँ फिट होगा एग्जैक्टली, तो फिट, ये तो समझ में आई क्या। अब देखो क्या कह रहे हैं वो कि जो B की रेडियस है वो R का मल्टीपल है, B की रेडियस R का मल्टीपल है। इसका मतलब डेफिनेटली कौन बड़ा है, B बड़ा है। B की जो रेडियस है RB जो है वो कुछ x टाइम है RA के, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एनायन, और ये क्या है, कैटायन, है ना। इसकी तो देखो R/A क्या है, A हमारे पास A हो जाएगा एनायन और B क्या हो जाएगा, कैटायन, क्योंकि A की रेडियस ज़्यादा है, एनायन की रेडियस ज़्यादा होती है, कैटायन की रेडियस कम होती है। तो B ऐसे देखो RB/RA किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, 0.225 के, एग्जैक्टली फिट होने के लिए। तो जो RB होगी वो कितनी होगी, 2.225 इंटू RA। ये बात समझ में आ गई ना। RA RB कैसे निकाला हमने, क्योंकि जो एनायन ऑफ रेडियस की जो एनायन है वो देखो इसका जो रेशियो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि जो बड़ी संख्या है वो कहाँ होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो एनायन की रेडियस नीचे, ऊपर कैटायन की रेडियस, B हमारा कैटायन है, A हमारा एनायन है, और इससे हम सॉल्व कर लेंगे एग्जैक्टली फिट के लिए। ये कंडीशन है, इनको सॉल्व करके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा।
देखो, MgO adopt the structure in which anion are in CCP array and cation occupy octahedral holes. Calculate the density of MgO. और हमें मैग्नीशियम की रेडियस दी है, ऑक्सीजन की रेडियस दी है, इनके मॉलिक्यूलर मास दी है। तो देखो इस टाइप के, वैसे तो मुझे लग रहा है कि तुम सारे बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहे हो, पर अगर किसी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, जिसका दिमाग ही नहीं चलता क्वेश्चन को देख के कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए मैं एक बात बता रही हूँ। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश तो समझ में आती है, हिंदी तो समझ आती है, उस क्वेश्चन को पढ़ के देखो उसमें पूछा क्या है। सबसे मैं उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैं तुमको समझाना चाह रही हूँ, जिस फॉर्मेट में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम क्वेश्चन करो, उसी में मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ। जैसे देखो पूछा क्या है, डेंसिटी पूछी है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो पूछा क्या है, डेंसिटी पूछी है, तो यहाँ डेंसिटी का तुम फॉर्मूला लगा लो। डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो, रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू मोलर मास, हमें याद है A क्यूब इंटू Na। अब इसमें क्या करना है, डेंसिटी तुमसे पूछी है, तो डेंसिटी निकालने के लिए तुम्हें ये चार टर्म्स पता होनी चाहिए। तो देखो Na हमें पता है, फिर पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, Na की वैल्यू पता है हमारे पास, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमें पता है। इसमें से चार में से एक क्वांटिटी हमको पता है। फिर देखो अब क्वेश्चन, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस में, ऐसा इतने धीरे धीरे करना है, क्वेश्चन करते टाइम जल्दी करना है, वो तुम्हारे प्रैक्टिस में जब बनेगा तब तो जल्दी कर पाओगे। तो देखो, तो फिर अब क्वेश्चन डबल से पढ़ना है, उसमें क्या पूछा है, MgO adopt the structure in which the anion are in CCP array। तो देखो CCP array दिया है, CCP और FCC, इसका मतलब क्या, यहाँ से तुम्हें Z की वैल्यू पता चल गई 4। अब देखो इस फॉर्मूले में तुम्हें Na पता है, Z की वैल्यू तुमने निकाल ली, अब बचा क्या, मोलर मास और A। तो देखो क्या है, किसकी डेंसिटी निकालनी है, जिसकी डेंसिटी निकालनी उसी का मोलर मास, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। वैसे भी हमें पता है और नहीं भी पता हो तो इन्होंने इसमें दे रखा है। देखो मैग्नीशियम के लिए उन्होंने कितना दिया है, मैग्नीशियम के लिए दिया है 24.3 और ऑक्सीजन के लिए दिया है 16। देखो कभी अगर जैसे क्वेश्चन में कोई डाटा दिया हो, जैसे ये मोलर मास का, तो फिर जो दिया है ना डाटा उसी को यूज करना, अपने मन से नहीं कि नहीं हमें तो ये याद है तो हम तो ये लगाएंगे, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया है वो डाटा तुम्हें यूज करना है। तो ये तुमने इसको सॉल्व करोगे, इसको ऐड करने पे यहाँ से तुम्हारे पास मोलर मास निकल जाएगा। तो मोलर मास ऑफ MgO 24.3 प्लस कितना है हमारे पास 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40.3 हो जाएगा। 24.3 प्लस 16 क्या हो जाएगा 0.3, 6 4 10 3 4, 40.3 हो जाएगा। मोलर मास पता चल गया, अब बचा क्या A। अब देखो A कैसे, A के लिए क्या दिया है, तो हमें लैटिस पता है कौन सा है, रेडियस पता है कैटायन एनायन की। अब इतना काम तो हम कर ही सकते हैं कि इसकी A की वैल्यू निकाल लें। मैंने अभी वो जो एक डायग्राम बना के बताया था ना, ऐसा फेज वाला, फेज एक बाहर निकाल के बताई थी, वो भी NaCl था, उसमें भी क्या बन रहा था, FCC लैटिस बन रहा था। तो इसमें भी सेम FCC लैटिस बनेगा और इस टाइप का यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, कैटायन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से देखो अब हमें एनायन की रेडियस भी दी है, कैटायन की रेडियस भी दी है, तो A इज इक्वल्स टू 2 इंटू एनायन की रेडियस प्लस कैटायन की रेडियस, तो A इज इक्वल्स टू 2 इंटू पॉइंट कितनी दी है 7.8 दी है कैटायन की रेडियस, पहले एनायन की लिख लेती हूँ, पॉइंट 1.32 दी है एनायन की, 0.78 दी है किसकी, कैटायन की। तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 4.2।
अब ये दोनों की किस में दी हुई है हमारे पास, एंगस्ट्रॉन्ग में दी है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास एंगस्ट्रॉन्ग में आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब डेंसिटी चाहिए, जेड हमें पता है क्योंकि हमें एफसीसी उन्होंने लिख के दिया है, मोलर मास हमें पता है क्योंकि हमें कंपाउंड पता है कौन सा है, Na पता है, A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करो और डेंसिटी निकाल लो, बस इतना इजी होता है न्यूमेरिकल। मतलब हाँ, ये भी इजी और इसके ऐसे भी इजी ही होते हैं अगर तुम अच्छे से करो तो। देखो 4 इंटू, और सबसे ज़रूरी बात में अभी कहीं भी लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो, घर की दीवार पे लिख लो, नोटबुक में लिख लो, जहाँ तुम्हारा मन कर रहा है वहाँ लिखो। कभी भी बिना यूनिट लिखे क्वेश्चन सॉल्व मत करना। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसको साथ में उसकी यूनिट लिखते जाओ। तुम्हारा 1 सेकंड मतलब समझ लो पूरा क्वेश्चन करते करते 3 या 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन इससे बहुत पॉसिबिलिटी होती है तुम्हारे क्वेश्चन सही होने की और तुम्हारी यूनिट सही होने की, ठीक है। तो जैसे देखो ये 4 है, इसकी तो ये तो नंबर है हमारे पास, कोई यूनिट नहीं। मोलर मास कितना होगा, 40.3 ग्राम पर मोल। अब देखो फिर क्या दिया यहाँ, Na की वैल्यू, पहले A की वैल्यू, तो A की वैल्यू किस में दी है हमारे पास, 4.2 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या किया, 4.2 का क्यूब किया। देखो पर अब है ना आंसर भी चेक करना, आंसर उन्होंने पूछा, ये देखो ये क्या दिया है, ये K ग्राम मीटर क्यूब। ये कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, केल्विन ग्राम पर ग्राम। ये डेंसिटी की यूनिट थोड़ी होती है। इस वो गलती से ऐसा लिख किया होगा, वो केजी पर मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। ये है उसकी यूनिट डेंसिटी की जो वो पूछना चाह रहे हैं। तो हमें किस में, केजी पर मीटर क्यूब में दिया है। तो सबसे पहले तो ये जो एंगस्ट्रॉन्ग है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है हमारे पास। क्या हो जाएगा, अब हमारे कितना एंगस्ट्रॉन्ग है, 4.2 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये लिखेंगे। देखो अब इसकी जगह एक क्यूब की जगह ये पूरा पुट करेंगे मीटर में, क्योंकि हमें किस में चाहिए आंसर, मीटर में। तो 4.2 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, ये पर मोल होती है इसकी यूनिट, तो पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। अब अभी हमारे पास डेंसिटी किस में आ रही है, ग्राम पर लीटर में आ रही है, ग्राम पर लीटर में नहीं, सॉरी, ग्राम पर मीटर क्यूब में आ रही है। पूछी किस में उन्होंने, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इस ग्राम को भी हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया, और ये पर मोल, तो पर मोल से कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन तुम्हें कैसे करना है वो भी बता देती हूँ, इसको इधर ही बताती हूँ, कहाँ बताऊँ, यहाँ देख लो, दिखेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो 10 मैं बताती हूँ, देखो कैसे करना है। 10 की जो पावर्स है उन सबको अलग कर लो, उनको इनके साथ बिल्कुल इंक्लूड मत करो। कैसे कैलकुलेशन तुम्हें इजी करना है ये बता रही हूँ। जो 10 की पावर है, जैसे ऊपर 10 की पावर कितनी है, 3, इसको मिटा देती हूँ, जो डाटा लिखा है इसको मिटा के यहाँ सॉल्व करती हूँ। देखो जो 10 की पावर है ना, उनको तो एकदम अलग कर दो। जैसे 10 की पावर -30, 23, इन दोनों को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो 10 की पावर -30 प्लस 23, और ऊपर कितना है, 10 की पावर 3, इनको अलग करो। यूनिट हमारी मिली गई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बचा क्या, ये। तो देखो जितना हो सके ना उतना डिवाइड करने की कोशिश करा करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो मुझे भेजा, जिन्होंने डाउट भी भेजे थे कि कैसे करते हैं, पहले वो क्या करेंगे, पूरा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 करेंगे, फिर उस वैल्यू को लिखेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस जो वैल्यू आई है उसमें 6.023 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर्स होते हैं वो और बड़े होते जाते हैं और कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती जाती है। तो जितना हो सके कोशिश क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करने से बचना है, मैक्सिमम डिवाइड या माइनस करना है। देखो कैसे,
ऊपर का तो ठीक है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद तुम इसको 6.023 से डिवाइड करो, फिर जो आ रही है उसको 4.2 से डिवाइड करो, फिर 4.2 से डिवाइड करो, फिर 4.2 से डिवाइड करो। ये होगी सही तरीका कैलकुलेशन करने का। ये नहीं कि पहले इन सब का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वालों का कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, टाइम बचाना है, क्योंकि दिक्कत होगी ना, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, सीधे 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 ऊपर वाली का मल्टीप्लाई और नीचे की एक एक नंबर से डिवाइड करते जाओ। तो कैसा इसका आंसर जो आ जाएगा इस वाली कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या 0.361। अब देखो ये कितना बचा, यहाँ से 7 बचा माइनस के, तो 0.361 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर, जब ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कितना 4 बचेगा, तो 61 टू 10 टू द पावर 4। अब इसमें से एक इधर ले लेंगे तो 3.61 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वाली हमारा आंसर हो जाएगा। तुम्हें समझ में आया कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये सब हालांकि छोटी छोटी बातें कई बच्चों को पता भी होगी, पर इन पे ध्यान देना है, क्योंकि इन पे अगर ध्यान दोगे तभी तुम सही से एक्यूरेसी, सही से टाइम सब कुछ मैनेज कर पाओगे। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, जितना हो सके अवॉइड करना। अगर किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो वो अभी से बिल्कुल सही ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि लास्ट में क्या करोगे, कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, रिवीजन करोगे। इसलिए जो जो गलतियां हो रही हैं उनको अभी से एनालाइज करते चलो, उन पे अभी से वर्क करते चलो। बाद में सोचोगे कि अरे ये तो हम बाद में कर लेंगे, तो बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। टेस्ट भी देने होंगे, उन टेस्ट का भी सॉल्यूशन करना होगा, उनमें कहाँ गलती हो रही है वो देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। पूछा है मिलर इंडिसेस बताओ अगर कोई किसी क्रिस्टल प्लेन के जो कहाँ एक्सिस पे कट करता है, एक पॉइंट ये दिए, एक इंटरसेप्ट ये दिए। देखो दो इंटरसेप्ट दिए हैं, क्या क्या दिए हैं हमारे पास, 2a -3b -3c 6a 3b 3c, 3 इंटरसेप्ट दिए। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में मिरर इंडिसेस का उसमें बताया था, प्रोसेस बताई थी। ये देखो ये क्या दिए, इंटरसेप्ट दिए, कहाँ कट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है वही दिए। यहाँ से पहले हम वेज इंडिसेस निकालेंगे। कैसे करेंगे, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे। 2 -3 -3, इसके 6 3 3। अब रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 -1/3 -1/3 1/6 1/3 1/3। अब क्या होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसको हमें एक होल नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है ना, एक मिनट सही लिखा ना, 2 3 3, ठीक है। तो देखो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। तो हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इन सबकी फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 -2 लेकिन अगर हमें इसका मिलर इंडिसेस लिखना होगा, मिलर इंडिसेस लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो ये कॉमा नहीं लगाएंगे, प्लस ये जो माइनस है वो ऊपर बार में बन जाएगा। तो 3 2 बार 2 बार, इसको क्या करेंगे, ये नंबर 6 इससे कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 2। फिर इसका अगर मिलर इंडिसेस लिखना होगा तो 1 2 2, इसका मिलर इंडिसेस ये आ जाएगा, इसका मिलर इंडिसेस ये आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। देखने में भी ये भी क्वेश्चन तुम्हें बड़ा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसको इजीली कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो कि क्या लिखा है, ठीक है, कुछ तो समझ में आएगा ही थोड़ा सा। 30 नंबर है ना, हाँ कुछ तो समझ में आएगा ही थोड़ा सा, थोड़ा बहुत तुमने पढ़ रखा है। तो क्या पूछा है, क्या निकालना है, ये सब देखो। When an electron in unexcited M0 atom falls from L to K shell
an X-ray is emitted, these X-ray are diffracted at angle 7.75 by plane with separation of 2.64 angstrom. The difference in energy between K shell and L shell in m naught assuming the first order diffraction is. देखो मतलब क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी पूछ रहे हैं, एनर्जी पूछ रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये के शेल और एल शेल को समझो। जैसे देखो अगर ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, तो इसके बाद ये जो शेल होती है n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, इनको हम के एल एम शेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई एक एम नॉट है वो एल शेल से के शेल में आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ आते हैं तो एनर्जी एमिट होती है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ से जब यहाँ आ रहे हैं तो जो एनर्जी बाहर निकल रही है हमें बताना है कि वो एनर्जी कितनी है। तो उन्हें क्या बोली है कि यहाँ से यहाँ आने पे एक्स रे एमिट हुई, क्या हुई, एक्स रे एमिट हुई, ठीक है, एक्स रे एमिट हुई। और उसका क्या पूछ रहे हैं, वो उसकी एनर्जी पूछ रहे हैं। तो इसकी एनर्जी कैसे होगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होती है वेवलेंथ के लिए, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। म्यू क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू एच इंटू सी बाय लैम्डा। अगर हम इस एक्स रे की वेवलेंथ पता कर लें तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछी है। अब इस वेवलेंथ को निकालने के लिए अब देखो कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है क्या जिसके थ्रू हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है किस जो एक्सरे एमिट हुई वो किस एंगल से डिफ्रैक्ट हुई, उसका डिफ्रैक्शन एंगल दिया है कितना, 7.75, ये थीटा की वैल्यू दी है हमें। फिर वो कह रहे हैं बाय प्लेन विथ अ सेपरेशन, जो जिन प्लेन के बीच में से वो डिफ्रैक्ट हुई है उनका सेपरेशन मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस, वो कितनी दी है, डी तुम्हें दी है 2.64 एंगस्ट्रॉम, ये दिया है। उसके बाद डिफरेंस इन एनर्जी ये हमको कैलकुलेट करना है, और अज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, और जो डिफ्रैक्शन का ऑर्डर मतलब जो n की वैल्यू दी है वो तुम्हें 1 दी है। अब देखो क्या करना है, हमें निकालना है लैम्डा, वेवलेंथ निकालनी है। इन सबको देख के थोड़ा सा तो लगता ना कि ब्रैग्स लॉ देखें क्या क्या हो रहा है, n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। अरे वाह, ये तो हम वही हो गया जो हमें चाहिए। लैम्डा निकालना है, n की वैल्यू दी है, थीटा दिया है, d दिया है, अब क्या ही दिक्कत होगी। और इतना भी करा उनने तो साइन 7.75 की वैल्यू भी तुम्हें दी है, इसको 1 मानो, लैम्डा निकाल लो 2 इंटू 2.64 इंटू साइन 7.75, इन सबको तुम सॉल्व करो। देखो 2 इंटू 2.64, ये तो नंबर है, ये भी नंबर आएगा, इसके एंगस्ट्रॉम तो इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.1349। फिर इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारी वेवलेंथ आएगी, अगर इसको सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ कितनी आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.712 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.712 एंगस्ट्रॉम। अब देखो लैम्डा मिल गया, एनर्जी चाहिए, लैम्डा तो पूछा नहीं है, हम तो एनर्जी तक जाने के लिए एनर्जी को निकालने के लिए लैम्डा का सहारा लिया था हमने। तो अब हम अपने सहारे को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या करेंगे, एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है। H की वैल्यू क्या होती है, देखो H की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड, ठीक है। और C होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ये देखो यहाँ पे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इस वेलोसिटी से लाइट ट्रेवल करती है। अब हम इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो देखो H की वैल्यू क्या होगी 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू HC है इंटू 3 इंटू 10
10⁸ अब इसकी यूनिट देखो क्या हो जाएगी, यूनिट जूल सेकेंड मीटर पर सेकेंड। अपॉन में क्या है, लैम्डा रखना है हमको, अभी वो फॉर्मूले से बताया था। तो देखो दोनों लेंथ है, ये भी मीटर है, ये भी एंगस्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों को हमको चेंज एक यूनिट में लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.712 × 10⁻10 मीटर। तो देखो मीटर से मीटर, जूल्स वो सॉरी सेकंड से सेकंड, बचा क्या जूल, जो हमको एनर्जी की यूनिट पता ही होती है क्या है। अब देखो इसको जब तुम इधर करोगे सॉल्व तो E = कितना आ जाएगा 20 -38 + 8, फिर ये +18 तो -34 + 18 वो करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये 27.88 × 10⁻16 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी एनर्जी आ जाएगी। तो क्या है तुम्हारा इसका ऑप्शन, इसका तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।